नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। सऊदी अरब चाहता है मीडिएटर बनना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक पीस टॉक का आयोजन कराने वाले हैं। 5-6 अगस्त को ये मीटिंग हो रही है जिसमें सऊदी और यूक्रेन ने 30 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है। अब दो प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे होंगे कि सऊदी और यूक्रेन ने 30 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है, क्या रशिया को इन्वाइट किया है? नहीं जी। तो अब अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है और रशिया को इनवाइट नहीं किया गया तो क्या ये पीस टॉक संभव है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यूक्रेन रशिया के बीच में पीस टॉक बनाना है तो सऊदी अरब को यूक्रेन और रशिया इन दोनों के हेड ऑफ द स्टेट्स को या फिर इनको इनके डिप्लोमेट्स को एक टेबल पर बैठाना चाहिए और इनके बीच में कूटनीतिक वार्ता शुरू करानी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सऊदी अरब, ये सऊदी अरब कब से इतना बड़ा बन गया जो दो इतने बड़े मुल्कों के बीच में शांति स्थापित कराएगा? दोनों सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहला आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये अपने पिता और अपने दादा यानी कि जो इनके पुराने जो पूर्वज हैं, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी जो पूरी तरह से यूएस बेस्ड थी, यानी कि अमेरिका जो कहता था, आमतौर पर सऊदी अरब एक सैटेलाइट कंट्री हुआ करता था अमेरिका का। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सीधे सीधे अमेरिका को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और एक तरह से अपनी खुद की ओपन फॉरेन पॉलिसी स्थापित करना चाहते हैं और खुद को वर्ल्ड लीडर घोषित करना चाहते हैं। तो इसी वर्ल्ड लीडर घोषित करने की कड़ी में आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है तो सीधी सी बात है, दुनिया के जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व करें तभी आप वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसे कि भारत का मीडिया आमतौर पर बता रहा था जब जंग शुरू हुई थी तो केवल मोदी जी ही हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर को शांत कर सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। आमतौर पर अगर हम बात बताएं तो भारत के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर भारत एक साइड लेगा, रशिया की साइड लेगा या फिर यूक्रेन की साइड लेगा, तो सीधी सी बात है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत अभी तक इतना ताकतवर नहीं बना है। उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से आप, हालांकि हमारे ऊपर तो बेस्ड है लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं रशिया के ऊपर भी और बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर भी। इसलिए अगर भारत अपनी तरफ से कोई पीस प्रपोजल दे तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों तरफ से। तो भारत के बस का तो नहीं है रशिया यूक्रेन में पीस स्थापित करना, क्योंकि भारत क्या है कि यहां पर एक तरह से अपना फायदा देख रहा है और आमतौर पर होता भी यही है कि अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट आमतौर पर ये होते हैं कि कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत अगर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा तो ही फायदा होगा। अगर हम अपना नेशनल इंटरेस्ट छोड़ के इनका वॉर शांत करने में रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वर्ल्ड लीडर बनना और इसलिए वो एक पीस टॉक का आयोजन करा रहे हैं और रशिया यूक्रेन के बीच में। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे कि 30 देशों को बुलाने की क्या जरूरत पड़गी। ठीक है, 30 देशों को बुलाने की जरूरत इसलिए पड़गी क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर हम ऊपर से देखें तो हमको देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन पर, ग्राउंड पर रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वॉर है ये नेटो वर्सेस रशिया है। यूक्रेन तो बीच में एक तरह से बीच में है। ठीक है, यूक्रेन का कोई ऐसा इशू है नहीं और यहाँ पर दोनों का क्या है कि यूक्रेन देख रहा है, ठीक है, यूक्रेन देख रहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर हमको हथियार दे रहे हैं और सैनिक हमारे पास भी, ये हथियार जो है रशिया से ज़्यादा अच्छे हैं और हम उनको मारते रहेंगे। और रशिया देख रहा है कि ये कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा जब वेस्टर्न वर्ल्ड इसको हथियार देना बंद कर देंगे तो हम कब्जा कर लेंगे। तो यही सोचकर दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में पीस टॉक होना अब इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि पीस टॉक के जो पॉस्चर्स आप देख पा रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों देशों पर फिट नहीं बैठते। क्या क्या वो इश्यूज़ हैं मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पर पड़ती है और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन वाला पोर्शन पूरा का पूरा रशिया है और यहाँ पर छोटा सा जो कंट्री है यूक्रेन है। ठीक है, इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक सी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रशिया को आखिर प्रॉब्लम क्यों आ गई। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर वॉर क्यों हुआ। इस बात को जब आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वॉर को खत्म कैसे किया जाएगा। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन एक तरह से यूएस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी को अपना रहा था। यूक्रेन रशिया से सटता हुआ एक तरह से एरिया है और यहाँ पर अगर नेटो फोर्सेज आ जाएंगी, यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था और अगर रशिया के बॉर्डर पर नेटो फोर्सेज आ जाएंगी तो इससे रशिया को प्रॉब्लम थी, इसलिए रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर। अब आप सोचोगे इतना बड़ा रूस यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, अगर यूक्रेन के बॉर्डर पर नेटो फोर्सेज आ भी गई तो भी क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका अगर यूक्रेन में बैठ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ तो अमेरिका ऑलरेडी वैसे भी अलास्का वाला रीजन तो सीधा रशिया से मिलता है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? देखिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि रशिया के जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं इंक्लूडिंग इसकी कैपिटल मॉस्को, वो सब रशिया के इस वेस्टर्न साइड पर है। ठीक है, इस एरिया में, ये वाला एरिया आप जो ईस्ट वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसको फार ईस्ट यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रशिया के जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर है और रशिया कतई नहीं चाहता कि इस सेंटर के आसपास भी जो नेटो है वो आए। और आप जानते हैं नेटो क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न नेशंस का और अमेरिका का ग्रुप है जो कि रशिया का कट्टर दुश्मन है। और अगर रशियन फोर्सेज के ठीक सामने यूक्रेन पर अगर नेटो की फोर्सेज आ जाएंगी
जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है रशिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता और इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों अटैक किया। दूसरा, अभी वॉर की स्थिति क्या, अभी वॉर की स्थिति में आपको बताऊं तो इतना बड़ा आप यूक्रेन देख पा रहे होंगे, रशिया यहां पर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, उससे यहां कीव पर पहुंचा है जहां पर जेलेंस्की बैठे हुए, ठीक है। कीव रशिया यूक्रेन की कैपिटल है और रशिया इतना लंबा समय हो चुका, अभी तक इसके केवल गिने चुने 2-4 शहरों पर कब्जा कर पाया है। लुहांस्क है, डोनेस्क है, जपोरिजिया है, खिरसोन है और ये क्रीमिया तो पहले से इसके कंट्रोल में था। तो इसमें से भी लुहांस्क और डोनेस्क है, इसको जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो रशियन एथनिसिटी की है और यहाँ पर इन लोगों ने इसको सपोर्ट ही किया। तो इन दोनों को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने जीता आमतौर पर है जपोरिजिया को और खेरसोन को और इतना समय हो गया। इसके अलावा देखिए वाखमुत पर जो लड़ाई इनके बीच में हुई थी वहां पर रशियन फोर्सेस को बहुत ही ज़बरदस्त जो है नुकसान पहुंचा था और बहुत ही जोरदार लड़ाई वहां पर चली और रशिया की अब तक बताया जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि 2 लाख के आसपास सैनिक जो है इस वॉर में शहीद हो चुके हैं। तो 2 लाख सैनिकों का शहीद होना बहुत बड़ी बात अपने आप में और रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो इससे पहले कोपेनहेगन में भी ऐसा ही एक समिट आयोजित कराया गया था जो कि सक्सेस नहीं रहा था, अब जो है जेद्दा में होगा। अब सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आखिर क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इन दोनों के बीच में शांति के लिए। तो सबसे पहले देखिए जब वॉर शुरू हुआ था उसके बाद जेलेंस्की ने एक 10 पॉइंट पीस प्लान बनाया था। तो जेलेंस्की का कहना था कि अगर ये 10 पॉइंट रशिया मान ले तो फिर शांति हो सकती है, जिसमें पहला पॉइंट आमतौर पर क्या था कि जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया ने जपोरिजिया पर कब्जा कर लिया था। ये आप मैप में देख पाएंगे, जपोरिजिया यहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आप इसको ठीक से देख पाएंगे। हाँ, ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे होंगे ये है जपोरिजिया, ठीक है। इस जपोरिजिया में क्या था, यूक्रेन का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। अब ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक 6 से 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो ये जो हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम फटा था उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा और पूरे के पूरे यूक्रेन में तबाही मचा देगा, ठीक है। तो यूक्रेन चाहता है, सबसे पहला पॉइंट उसने बताया है कि जो शांति वार्ता हम चाहते हैं कि उसमें जो रशिया के कंट्रोल में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जपोरिजिया का, इसको रशिया के कंट्रोल से हटाकर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में दिया जाए क्योंकि हमको रशिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब न डाले, इस जपोरिजिया के पावर प्लांट पर कोई छेड़छाड़ करके इसको विस्फोट करा दे और इससे हमारा देश जो है उसको प्रॉब्लम होगी। तो पहला पॉइंट यूक्रेन का ये था, जेलेंस्की का था, ठीक है। दूसरा जो ये था, इन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की थी। फूड सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली आपने सुना होगा ब्लैक सी डील। जब वॉर शुरू हुआ था, थोड़ा सा मैं मैप में इसको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन की ज़मीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और यूक्रेन दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है। तो ऑब्वियस सी बात है वॉर में है तो, लेकिन गेहूं तो अभी भी इसके पास है और इसको अगर ये बेचेगा तो सीधी सी बात है इस ब्लैक सी से होते हुए बेचेगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने और टर्की की मध्यस्थता से एक डील हुई थी रशिया यूक्रेन के बीच में, वो थी ब्लैक सी डील। तो ब्लैक सी डील में बेसिकली ये था कि यूक्रेन से जो गेहूं जाएगा पूरी दुनिया में, रशिया उस पर अटैक नहीं करेगा ब्लैक सी से होते हुए। तो रशिया ने स्टार्टिंग में इसको मान लिया था, लेकिन बाद में रशिया को देखने को मिला कि यहाँ पर एक तरह से गेहूं के बहाने बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वेपन्स को। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है गेहूं के जैसे एक तरह से कार्गो में अपने वेपन्स को भेज रहा था और ये कहकर कि इसमें गेहूं है, जबकि उसमें गेहूं नहीं थे, उसमें वेपन से, बहुत खतरनाक वेपन से जो रशियन आर्मी के खिलाफ यूज़ हो रहे थे। तो रशिया एक तरह से इस डील से पीछे हट गया था। तो यूक्रेन चाहता है कि उस डील को जो है वापस से स्टार्ट किया जाए। तीसरा, यूक्रेन चाहता था कि एनर्जी सिक्योरिटी उसको दी जाए। एनर्जी सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब यह है कि रशिया के जो एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें एक प्राइस कैप लगाया जाए ताकि दुनिया को एनर्जी सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करके रशिया पैसा न कमा पाए। और दूसरा, यूक्रेन वॉर में रशिया ने इनका जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से डैमेज कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि अगर कंट्री को चलना है तो पावर होगी तभी तो चल पाएगा। सीधी सी बात, अगर आपका बिजली नहीं होगी आप अपने फ़ोन कैसे चार्ज करोगे, कैसे सोल्जर से एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यूक्रेन चाहता है कि जितना भी हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया ने डैमेज किया है, रशिया हमको उसको दे, यानी कि एक तो फूड सिक्योरिटी, दूसरा क्या है एनर्जी सिक्योरिटी। और भी मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, पीओडब्ल्यू, आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई सोल्जर है दुश्मन के सामने सरेंडर कर देता है तो उसके बाद उसको मारा नहीं जाता है। आमतौर पर जो युद्ध के नियम होते हैं अपने आप में, तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि पीओडब्ल्यू बनाया जाता है। तो जितने भी यूक्रेन के सोल्जर्स हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं जिनको रशिया उठा करके ले गया था, तो उन सभी को जो है रिलीज़ किया जाए बिना किसी शर्त के। और इसके अलावा देखिए 5वां पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन का, ये है कि हमें क्या चाहिए
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, यानी कि यूक्रेन के जितने भी पोर्शन पर रशिया ने कब्जा किया है वो सब के सब इंक्लूडिंग क्रीमिया, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग क्रीमिया, उसको जो है रशिया वापस लौटाए। और इस पॉइंट पर ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ी देर में और इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि यही बात चाइना ने भी बोली थी और इस पर रशिया जो है बहुत ज़्यादा आग बबूला भी हुआ था। तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में एक बार फिर से देखेंगे। और साथ में छठा पॉइंट इन्होंने कहा है कि रशियन जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन से चले जाएं यहाँ से, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा जस्टिस, यानी कि हमको क्या मिले, न्याय मिले। और न्याय का मतलब क्या हुआ कि जो वॉर क्राइम्स यहाँ पर रशियन आर्मी ने किए हैं उसके लिए रशिया के पॉलिटिकल लीडर्स को, यानी कि पुतिन को और जो उसकी सेना है उसको जिम्मेदार ठहराया जाए और उनको इसके लिए पनिश किया जाए वॉर क्राइम के लिए। और यही सब इस सब चीज़ों में है जो वाटर रिस्टोरिंग, इसकी बात इन्होंने कही है, ठीक है, क्योंकि इनके पानी के स्रोतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज थे उनको बम से उड़ा दिया है बड़े बड़े, ठीक है। इनके डैम को तोड़ने का प्रयास किया था, एक तो डैम हाल ही में तोड़ा गया। इसके अलावा यही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो और साथ में इन्होंने कहा कि कन्फर्मेशन ऑफ वॉर एंड, ठीक है, यानी कि वॉर के खात्मे पर दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाए। और अगर ये सब होता है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो। लेकिन जेलेंस्की ने जो पीस प्रपोजल दिया था इसमें उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वॉर जिस वजह से शुरू हुआ था, यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था, उसका तो जिक्र ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जेलेंस्की का जो पीस प्रपोजल है ये एक तरह से एक तरफा था और पूरी तरह से यूक्रेन के ही हित में था। इसलिए रशिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे पीस प्रपोजल को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल आपका एक तरह से छलावा है और आपने इसमें हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा। इसके बाद एक और पीस प्रपोजल आया था चाइना की ओर से, जिसमें 12 पॉइंट थे और इन पॉइंट पर बाकायदा सहमति जताई गई थी रशिया के द्वारा कुछ पॉइंट्स पर, और यूक्रेन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। इसमें क्या था, सबसे पहला पॉइंट जो एक तरह से विवादास्पद बन गया, चाइना सपोर्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स एंड द यूएन चार्टर। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग चाइना सपोर्ट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि यूक्रेन की अखंडता, यानी कि जो एरियाज रशिया ने कब्जाए हैं वहां से रशिया पीछे हट जाए, ऐसा चाइना चाहता था। इस पर रशिया आग बबूला हुआ था कि तुम हमारी साइड हो या फिर उनकी तरफ। हालांकि बाद में देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना क्या है, बड़ा है और रशिया के आप आज सब कोई खास पावर है नहीं, और गिने चुने देश हैं, भारत और चाइना जैसे देश हैं जो रशिया को सपोर्ट तो ओपनली ये भी नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत फायदा रशिया को पहुंचा रहे हैं। तो रशिया अगर आग बबूला हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है चाइना को, ठीक है। अब चूंकि रशिया को जरूरत है चाइना की, इसलिए वो कुछ भी कहे, रशिया जो है एक तरह से ऐसा अपोज नहीं कर सकता, सीधी सी बात। तो ये पॉइंट जो रशिया ने रेस किया है, चाइना ने रेस किया है कि आप जो है, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं और रशिया को अपने एरियाज से जो है, जो उसने कब्जा रखे हैं उनसे पीछे हटना होगा। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, क्रीमिया से भी हटना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो क्रीमिया वाला एरिया है ना, यहाँ पे नीचे इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये वाला जो नीचे का एरिया है क्रीमिया, ये इसने 2014 में कब्जा लिया था। तो चाइना चाहता है कि यूक्रेन के जो इलाके आपने कब्जाए थे उन सबसे आप पीछे हटिए, लोहांस, डोनेट्स्क, जपोरिजिया और केरसोन, इन सब एरियाज को आप यूक्रेन के हैंडओवर कर दीजिए। ऑब्वियसली बात है, रशिया को यहाँ पर कब्जा करने में अपने 2 लाख सैनिकों को मारना पड़ा तो वो सीधे सीधे तो इनको छोड़ेगा नहीं, और क्रीमिया को तो कतई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्रीमिया में तो उसने जन्म संग्रह कराया था और क्रीमिया के लोगों ने बकायदा वोट दिया था कि हम रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। और क्रीमिया में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रशियन एथनिसिटी की ही है। और इसके अलावा लुहांस्क और डोनेट्स्क में भी है, केवल एक तरह से जपोरिजिया और मारियोपोल, ये वाले शहर जो हैं हो सकता है वॉर के बाद यूक्रेन को मिल जाएंगे, और डेफिनेटली अगर वॉर खत्म होगा तो यूक्रेन को ये पूरे के पूरे एरियाज मिल ही जाएंगे। तो चाइना का ये जो पीस प्रपोजल था, इसका पहला पॉइंट एक तरह से विवादास्पद हो गया कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं होना चाहिए, कि परमाणु बम जो है इसका यूज़ कतई ना हो, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करता है तो हम इसको कंडेम करेंगे, रशिया को हम कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही सारे इसमें पॉइंट थे, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा था कि जो कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी है उसको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। एक तरह से ये नेटो की ओर एक तरह से चाइना का संदेश था। और साथ में उन्होंने यही सारी बातें की हैं कि जो रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं इनको हटाया जाए, और यूक्रेन ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि ये चाइना के सपोर्ट में है और यूक्रेन की बात नहीं कर रहे। हालांकि जो चाइना का जो पीस प्रपोजल था वो बहुत ही सही था, बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, जो यूक्रेन के इलाके कब्जा रखे रशिया ने वो यूक्रेन को मिल जाएं, और रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा। बेसिकली बहुत बेहतर बात है जो है चाइना ने यहाँ पर लिखी थी, लेकिन इसको भी कीव के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखिए दोनों के बीच में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और कैसे इन दोनों के बीच में पीस टॉक हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वॉर रशिया यूक्रेन का नहीं है, रशिया और नेटो का है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो अदर कंट्रीज हैं, वॉर में कायदे के अनुसार तो रशिया एक तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन
एक्चुअल में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने रशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। अब रशिया के सामने प्रॉब्लम क्या है, रशिया यूक्रेन के सामने, ये मान लीजिए यूक्रेन है और ये अगर मान लीजिए आप रशिया है, तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में वॉर को लेकर क्या इनकी दूरदर्शिता है, इनकी दूरदर्शिता ये है, यूक्रेन सोच रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका हमको हथियार दे रहा है, देता रहेगा और हम रशिया को मारते रहेंगे, एक ना एक दिन ये परेशान हो जाएगा और अपनी फोर्सेस को यहाँ से छोड़ देगा। ये यूक्रेन के नेताओं का सोचना है जो वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं। और यूक्रेन के बारे में बाकायदा बहुत सारे एनालिस्ट का ये दावा है कि यूक्रेन चाहता है कि वॉर खत्म ही ना हो, ठीक है, खत्म नहीं होगा, फॉरेन एड इनको मिल ही रही है, ठीक है, वो सब इनको वेपन पकड़ा ही रहे हैं और ये मारता जा रहा है और ऐसे करके रशिया पीछे हट जाएगा, ऐसा यूक्रेन का सोचना है। लेकिन रशिया का सोचना ऐसा नहीं, रशिया का सोचना ये है कि ये इसको अभी जो है वेपन मिल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से और अमेरिका से, कब तक मिलेंगे, वेस्ट भी जो है हो सकता है रिसेशन में चला जाए, अमेरिका भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, वहाँ पर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 126 के ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर 31 ट्रिलियन का विदेशी ऋण है अमेरिका के ऊपर। अब ये 31 ट्रिलियन कितना होता है, देखिए हमारी जो पूरी इकोनॉमी है ना ये 3.75 ट्रिलियन है, यानी कि हमारी इकोनॉमी का आप सोचिए 10 गुना, 8 से 9 गुना इतना अमेरिका के ऊपर कर्ज ही है। तो इतने कर्ज के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को आखिर कब तक हथियार देगा। रशिया का मानना है कि कभी ना कभी तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और अमेरिका है वो यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देंगे और तब ऑटोमेटिकली यूक्रेन कमज़ोर हो जाएगा और फिर रशिया से बातचीत करना शुरू कर देगा और हम वॉर को जीत जाएंगे। तो दोनों के अहम की भी लड़ाई है और दोनों के एक तरह से अस्तित्व की भी लड़ाई है कि रशिया कैसे उन एरिया से पीछे हट जाए जहां पर उसने अपने 2 लाख सैनिकों को कुर्बान किया, और यूक्रेन के लिए यह है कि वो कैसे रशिया की मांगों को पूरा कर ले जब उसके शहर पर शहर जो है सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो यही सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और दूसरा ये भी है कि अगर मान लीजिए एक तरह से अगर रशिया ये बात कर दे कि हम अपने जीते हुए एरिया से पीछे हट जाएंगे, तो क्या जो वेस्टर्न सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं ये उसके ऊपर से हट जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो यही सब कुछ इन दोनों के वॉर के बीच में चल रहा है और इन दोनों के बीच में शांति कब स्थापित होती है ये तो अब समय ही बताएगा। हालांकि सऊदी अरब के जेद्दा में होने वाली बातचीत को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से मोहम्मद बिन सलमान का ये पॉलिटिकल स्टेप इसको बताया जा रहा है कि जब इतने सारे चीज़ें हो चुकी हैं तब भी एक तरह से ये नहीं हुआ तो यूक्रेन तो ये क्या कर लेगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी पीस टॉक है इसमें रशिया को ही इन्वाइट नहीं किया, यानी कि जो मेन वॉर में है रशिया यूक्रेन वॉर में है, यूक्रेन और इनकी ओर से जिद्दा में समिट आयोजित कराई गई है उन 30 देशों को, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड आएगा और अमेरिका आएगा, ये सब आएगा। भारत की तो खैर इसमें पार्टिसिपेशन है नहीं। और बेसिकली आप देखेंगे कि भारत के लिए बहुत मुश्किल है एक पीस प्रपोजल बनाना, क्योंकि अगर पीस प्रपोजल भारत बनाएगा तो सीधी सी बात है उसके कुछ पॉइंट रशिया के सपोर्टेड होंगे, कुछ पॉइंट यूक्रेन के सपोर्टेड में होंगे, और जो पॉइंट यूक्रेन के सपोर्ट में होगा रशिया उसका विरोध करेगा, और जो रशिया के सपोर्ट में होंगे जो है उनको यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको करेगा। तो इस वजह से हम बीच में फंस जाएंगे। इसलिए भारत ने अपनी तरफ से कोई भी पीस प्रपोजल नहीं दिया और भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में किसी को सपोर्ट नहीं किया। बस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने यहाँ पर रखी है कि ठीक है हम दोनों के सपोर्ट में, हम ना किसी के सपोर्ट में है ना किसी के विरोध में है, और ये सब चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत जल्द शांति वार्ता आयोजित हो और MBS का जो कदम है ये मील का पत्थर साबित हो रशिया यूक्रेन शांति वार्ता के लिए। तो आज के सेशन को लेकर आपके क्या क्वेरीज हैं और आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे शांति स्थापित हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।